नमस्कार प्यारे पेंशन धारकों और देश के मेहनतकश कर्मचारियों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेगमेंट उन सभी के लिए बेहद अहम है जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, जो अपनी जमा पूंजी और रिटायरमेंट के बाद की पेंशन को लेकर हमेशा सतर्क रहते हैं। दोस्तों, सरकारी विभागों और खासकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की ओर से इन दिनों जो गतिविधियां चल रही हैं, उनसे जुड़ी दो ऐसी धमाकेदार खबरें सामने आई हैं जिन्होंने हर पेंशन धारक और नौकरी पेशा व्यक्ति की धड़कनें बढ़ा दी हैं। कहा जा रहा है कि अब पेंशन धारकों को हर महीने 7,500 रुपए यानी 7,500 रुपए की राशि पेंशन के रूप में मिलने का रास्ता साफ हो गया है। ये खबर अपने आप में एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसने पूरे देश के पेंशनर्स में एक नई उम्मीद का संचार कर दिया है। वहीं दूसरी ओर ईपीएफओ ने अपने 7 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है जो सीधे उनके खाते में जमा होने वाले ब्याज से जुड़ा हुआ है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी की बैठक में इस बात पर मुहर लग गई है कि आने वाले समय में कर्मचारी भविष्य निधि यानी पीएफ की जमा राशि पर कितना ब्याज मिलेगा। तो चिंता मत कीजिए, आज हम इन दोनों ही मुद्दों पर बात करेंगे। पहले हम उस शानदार अपडेट को समझेंगे जो पेंशन के नियमों में बदलाव को लेकर आया है। फिर हम बात करेंगे उस ब्याज दर की जो आपके पीएफ खाते में जुड़ने वाली है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि हर वो जानकारी जो आपके लिए ज़रूरी है हम डिटेल में आपके सामने रखेंगे। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि भविष्य में ऐसी ही ताज़ा और सटीक खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों को शेयर कर दें जो पेंशन पर निर्भर हैं या फिर ईपीएफओ में अपना पैसा जमा कराते हैं। आइए बिना किसी देरी के सबसे पहले चर्चा करते हैं उस ऐतिहासिक फैसले पर जो पेंशन धारकों के जीवन में एक नई सुबह ला सकता है। भाग 1, पेंशन धारकों के लिए ऐतिहासिक घोषणा, मिलेगा हर महीने 7,500 रुपए का तोहफा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े ऐलान की जिसने पूरे देश के पेंशन धारकों को झकझोर कर रख दिया है। आपने हमारे इंट्रो में सुना कि अब पेंशन धारकों को हर महीने 7,500 रुपए मिलने का दावा किया जा रहा है, लेकिन असलियत क्या है? क्या वाकई ईपीएफओ ने यह फैसला ले लिया है? क्या न्यूनतम पेंशन की ये राशि वाकई लागू हो चुकी है? चलिए इस पूरे मामले की गहराई में जाकर समझते हैं कि आखिर ये खबर कहां से आई और इसकी सच्चाई क्या है। ईपीएस 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 भारत के उन लाखों कर्मचारियों के लिए एक जीवन रेखा है जो अपने जीवन के सुनहरे दिनों को ऑफिस में बिताने के बाद रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहे हैं। ये योजना ईपीएफओ के तहत आती है और इसका मकसद कर्मचारियों को उनके रिटायर होने के बाद एक नियमित आय देना है, ताकि वे बुढ़ापे में किसी की मोहताज ना हो और सम्मान से अपनी जिंदगी गुजार सकें। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस योजना के तहत फिलहाल जो न्यूनतम पेंशन दी जा रही है वो महज 1,000 रुपये प्रति माह है। हाँ, आपने सही सुना, 1,000 रुपये। आज के समय में जहां 1 किलो टमाटर भी 60 से 80 रुपए किलो बिक रहा है, जहां दवाइयों के दाम आसमान छू रहे हैं, वहां 1,000 की पेंशन किसी मजाक से कम नहीं है। ये वही राशि है जो कई दशक पहले तय की गई थी और तब से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। महंगाई की मार झेल रहे पेंशन धारकों के लिए ये राशि किसी भी तरह से उनके गुजर बसर के लिए काफ़ी नहीं है। उन्हें अपने खाने पीने से लेकर इलाज तक हर चीज़ के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि पिछले कई सालों से देश भर में पेंशन धारकों के संगठन, ट्रेड यूनियन और विभिन्न कर्मचारी समूह लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपए किया जाए। उनका तर्क है कि 1,000 रुपए की पेंशन से किसी का पेट नहीं भर सकता। उनका कहना है कि जब महंगाई हर साल 10 से 12% की दर से बढ़ रही है तो पेंशन को भी उसी हिसाब से संशोधित किया जाना चाहिए। कई बार तो हालात ये हो जाते हैं कि बुजुर्ग दंपति को अपनी दवाइयां खरीदने के लिए भी मुश्किल होती है। इसी को देखते हुए पेंशन धारक सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किए और सरकार और ईपीएफओ के अधिकारियों को कई बार ज्ञापन सौंपे। अब सवाल ये है कि इस मांग पर सरकार का क्या रुख है? क्या सरकार ने इस दिशा में कोई कदम उठाया है? क्या वाकई 7,500 रुपए की पेंशन देने का ऐलान हो चुका है? यहां पर हमें थोड़ा सचेत होने की जरूरत है। दोस्तों, हाल ही में संसद के एक सत्र के दौरान जब यह सवाल उठाया गया तो सरकार की ओर से श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री ने एक स्पष्ट जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने इसकी वजह भी बताई। सरकार का कहना है कि ईपीएस फंड के सामने एक बड़ा एक्चुअल घाटा बीमा की कमी है। मतलब ये कि फंड के पास इतनी राशि नहीं है कि वो भविष्य में पेंशन धारकों को ज्यादा पैसा दे सके। वर्तमान में जो योगदान जमा हो रहा है वो भविष्य की पेंशन देनदारियों को पूरा करने में पहले से ही कम पड़ रहा है। ये सुनकर शायद आपको थोड़ा धक्का लगा होगा, लेकिन ये सच है। सरकार का तर्क है कि अगर एकाएक न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 कर दिया गया तो पेंशन फंड पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा और वो जल्दी ही खाली हो सकता है। इससे भविष्य में पेंशन का भुगतान करना मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए सरकार फिलहाल इस फैसले से पीछे हटती दिख रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेंशन धारकों की मांग बिल्कुल खारिज कर दी गई है। असल में इस मुद्दे ने अब एक नया रूप ले लिया है। पेंशन धारकों के संगठन अब और मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को चाहिए कि वो फंड की वित्तीय संरचना को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाएं। उन्होंने सुझाव दिया है कि सरकार को चाहिए कि वो पेंशन फंड में अतिरिक्त राशि का योगदान दें या फिर कर्मचारियों और नियोक्ताओं से मिलने वाले योगदान की दरों में बढ़ोतरी करें, ताकि फंड में ज्यादा पैसा जमा हो सके और पेंशन बढ़ाने का रास्ता साफ हो सके। इस बीच ईपीएफओ ने पेंशन से जुड़ी कुछ दूसरी प्रक्रियाओं में सुधार जरूर किए हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने सीनियर सिटीजन पेंशन पेमेंट सिस्टम को और बेहतर बनाया है। अब पेंशनर्स देश में कहीं भी किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं। उन्हें एक शाखा से दूसरी शाखा के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। इसके अलावा हाल ही में हाई पेंशन के विकल्प को फिर से लागू किया गया है। इससे उन कर्मचारियों को फायदा हुआ है जिन्होंने पहले अधिक वेतन के आधार पर पेंशन का विकल्प नहीं चुना था, लेकिन अब वे ऐसा कर सकते हैं और ज्यादा पेंशन पाने के हकदार बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन की मांग अभी एक मांग ही है, जो अभी लागू नहीं हुई है। ये एक जारी संघर्ष है। लाखों पेंशनर्स की ये आवाज अब संसद से लेकर सड़कों तक गूंज रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले बजट सत्रों में ये मुद्दा और जोर पकड़ेगा। हो सकता है कि सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने पर विचार करे, यानी पहले थोड़ी बढ़ोतरी करे, फिर धीरे धीरे बढ़ा दी जाए। लेकिन फिलहाल किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें। जब तक ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर या राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचना जारी न हो, तब तक इस खबर को सिर्फ एक मांग के तौर पर ही देखें। पेंशनर्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक डिटेल्स और केवाईसी को हमेशा अपडेट रखें और किसी भी सरकारी घोषणा का इंतजार करें। मीडिया रिपोर्ट्स कभी कभी अटकलों पर आधारित हो सकती हैं, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। भाग 2। ईपीएफओ का बड़ा फैसला, पीएफ जमा पर ब्याज दर में हुआ इजाफा या बरकरार। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो देश के 7 करोड़ से ज्यादा ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स से सीधे जुड़ी है। ये खबर है पीएफ जमा पर ब्याज दर से जुड़ी। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इस बार ईपीएफओ अपने करोड़ों ग्राहकों को कितने प्रतिशत का ब्याज देने जा रहा है। क्या ब्याज दर में बढ़ोतरी हुई है या फिर इसे घटा दिया गया है? चलिए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी की एक अहम बैठक हुई। ये वही संस्था है जो ईपीएफओ के लिए नीतिगत फैसले लेती है। इस बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात को लेकर थी कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ की जमा राशि पर कितना ब्याज दिया जाए। इस बैठक के बाद जो नतीजा सामने आया, उसने कई लोगों को हैरान किया तो कईयों को राहत मिली। दोस्तों, सीबीटी ने फैसला किया है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ईपीएफ जमा पर ब्याज दर 8.25% ही रहेगी। जी हां, ये ब्याज दर पिछले वित्त वर्ष की तुलना में ना तो बढ़ी है और ना ही घटी है। ईपीएफओ ने लगातार 2 वित्त वर्षों में यानी 2023-24 और 2025-26 के लिए भी 8.25% की दर से ब्याज दिया था। अब 2025-26 के लिए भी यही दर बरकरार रखी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि लगातार तीसरे साल ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर्स को 8.25% का ब्याज देगा। अब ये समझना जरूरी है कि ये दर कैसे तय की गई। पिछले कुछ सालों में ब्याज दरों का जो सफर रहा है, उस पर नजर डालें तो पता चलता है कि कोविड के समय यानी वित्त वर्ष 2020-21 में ईपीएफओ ने 8.5% की दर से ब्याज दिया था, लेकिन उसके बाद वित्त वर्ष 2021-22 में ये दर गिरकर 8.1% पर आ गई थी, जो कि 4 दशकों में सबसे कम थी। इस गिरावट ने सब्सक्राइबर्स को निराश किया था। फिर वित्त वर्ष 2022-23 में इसमें मामूली बढ़ोतरी हुई और ये 8.15% हो गई। उसके बाद 2023-24 में ईपीएफओ ने एक बार फिर दर बढ़ाकर 8.25% कर दी, जो कि पिछले 2 वित्त वर्षों में लगातार जारी है। अगर हम और पीछे जाएं तो वित्त वर्ष 2015-16 में ब्याज दर 8.8% थी, जो काफी अच्छी मानी जाती थी। उसके बाद 2016-17 में ये 8.65%, 2017-18 में 8.55% और 2018-19 में इसे घटाकर 8.55% कर दिया गया था। 2013-14 और 2014-15 में भी ब्याज दर 8.75% के आसपास रही थी। इस लंबे इतिहास को देखें तो पता चलता है कि ब्याज दरों में उतार चढ़ाव होता रहता है, जो मुख्य रूप से बाजार की स्थितियों, सरकार के निवेश निर्देशों और ईपीएफओ की कमाई पर निर्भर करता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये ब्याज दर कैसे तय होती है। दरअसल सीबीटी की बैठक में सिर्फ ब्याज दर के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाती है। इसके बाद इसे वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाता है। वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद ही ये दर आधिकारिक तौर पर लागू होती है। एक बार जब सरकार इस पर मुहर लगा देती है तो फिर ये ब्याज सभी सब्सक्राइबर्स के खातों में जमा हो जाता है।
उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देगी और अगले कुछ महीनों में करोड़ों खातों में ब्याज की राशि जमा होती दिखेगी। इस ब्याज दर को बरकरार रखने के पीछे ईपीएफओ का तर्क ये है कि वो निवेशकों के हितों की रक्षा करना चाहता है और साथ ही फंड की स्थिरता भी बनाए रखना चाहता है। मौजूदा आर्थिक माहौल में 8.25% का ब्याज एक आकर्षक दर मानी जा सकती है, क्योंकि बैंकों की फिक्स डिपॉजिट पर इससे कम ब्याज मिल रहा है। ये दर मुद्रास्फीति से भी थोड़ी बेहतर है, जिससे ग्राहकों की बचत का वास्तविक मूल्य कुछ हद तक सुरक्षित रहता है।